नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच में म्यूकोरामाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। ये बीमारी उन कोरोना पीड़ित मरीजों में देखने को मिल रही है जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं। दुर्लभ किस्म की ये बीमारी आंखों में होने पर मरीजों में रोशनी खत्म कर दे रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। इस बीमारी से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि इसके खतरे क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। साथ ही डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ रहेगा। तो अगले 1 घंटे आप भी कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फ़ोन नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, इन नंबरों पर फ़ोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेख पर ज़रा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना के हर मरीज़ की परेशानियां अलग अलग हैं और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयों को लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले ब्लैक फंगस के लक्षण आपको दिखाते हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो इंडिया न्यूज़ लगातार डॉक्टरों के पैनल्स के साथ आपके बीच में मौजूद रहता है ताकि आप अपनी शंका समाधान सीधे डॉक्टर्स से बातचीत के जरिए समझ सकें, जान सकें, उसका निवारण आप तक पहुंच सके और कोरोना संक्रमित होने के बाद आपको किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लेने हैं, कब आपको डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, ये सारी बातें डॉक्टर्स आपको बताएंगे। आप भी फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ें और इसके अलावा जो डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे उनके साथ आप ये सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज इंडिया न्यूज़ के ओपीडी में ब्लैक फंगस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस जो कि कोविड पेशेंट्स को अब परेशान कर रहा है और इसके क्या कारण हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, ये सब आपके लिए आज जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लैक फंगस भी अगर समय रहते इसका सही तरीके से निवारण किया जाए तो फिर आप इस ब्लैक फंगस से भी बच सकते हैं। 2 डॉक्टर्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर का ये पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद रहेगा जिनसे आप फ़ोन के माध्यम से ये बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इस कोविड ओपीडी में आप घर बैठे ही ये जान सकते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है, इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। डॉक्टर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए हरियाणा के। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर कमल गेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कमल गेरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले डॉक्टर नरेश शर्मा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ तो कोविड की ये महामारी, उस दौर में लगातार लोग इसको लेकर के ही परेशान हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस, इसको लेकर के जो तमाम तरीके की चीज़ें इस वक्त हम लोग सोशल मीडिया पर या फिर लोगों के माध्यम से जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक डॉक्टरी तौर पर इसको बताते चलें, ये ब्लैक फंगस है क्या, इसको कैसे जाना और समझा जा सकता है, कैसे इसको हम लोग रोक सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, बताएं ये ब्लैक फंगस क्या है आखिर। देखिए, मेडिकली हम इसको यूजर माइकोसिस बोलते हैं और ये एक ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब शरीर की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जैसे कि हम कोविड पेशेंट देखते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है ये, और इसके अंदर जैसे इम्यूनिटी से वायरस की जो फाइट होती है, उसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर हम स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। हम्म। और कुछ ऑलरेडी जो मेडिकल डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, जैसे डायबिटीज, और डायबिटीज में भी काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने जो मेडिसिन ही नहीं ले रहे होते और उनको डायबिटीज हो जाती है। हम्म। तो ऐसे पेशेंट इस म्यूकरमाइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन के लिए काफी रिस्की पेशेंट होते हैं। और ज्यादातर ये देखा गया है कि कोविड में जब पेशेंट फर्स्ट वीक के बाद जब स्टेरॉइड यूज होता है और जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, प्लस जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स में ये 2 वीक के बाद या उसके बाद जब वो पेशेंट कोविड वायरस से रिकवर होते, जब घर पे डिस्चार्ज होता है, तो उनके अंदर भी ऐसे काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सावधानी की बात इसमें मैं ये कहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि जब भी आप डॉक्टर से अपने कोविड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए आप मिलें, तो अपनी सारी
और इलनेस को डॉक्टर को बताएं। और अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट, तो उसके लिए आप मना मत करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी, डॉक्टर को भी नहीं मालूम है कि भाई आपके पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं। तो ये जानकारी डॉक्टर को होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान, जैसा कि हमारी चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो ऑलरेडी इस चीज से अवेयर है और वो समय रहते अपनी तरफ से प्रोफाइलेक्टिक या उसको ड्रग को शुरू करना है या उसको वॉच करना है कि कब लगता है कि पेशेंट को इससे बचाने के लिए, रोकथाम के लिए इलाज शुरू करना चाहिए। पर मैं 1 मिनट आपकी और एक्स्ट्रा दूंगा एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू की तरफ। देखिए, मैं इस म्यूकर माइकोसिस का एक और सनसनीखेज आपको मेरी तरफ से एक कारण बताना चाहता हूँ। जी जी। कि इस महामारी में तो एकदम से एयर सिचुएशन जो एकदम से पैनिक हुआ है और जैसे शॉर्टेज हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो एकाएक लोगों ने जो जैसे फैक्ट्रीज में डंप बेसिस पे या स्क्रैप से जो इधर उधर से सिलेंडर लाए, जिनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो उनके अंदर भी ऑलरेडी फंगल स्पोर्स हो सकते डॉक्टर हैं। नरेश जी, मैं आपको इस बीच थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। जो आप बात कह रहे हैं मुझे लगता है शायद स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं उनका रुख कर लेता हूं। प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबाला से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आज आपका इंडिया न्यूज पर। क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। जी जी, प्रेम जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे ना 2 दफा कोरोना एक तारीख को मैंने टेस्ट कराया था जी। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूं प्रेम जी। मैंने 1 अप्रैल को टेस्ट कराया था, उसकी 3 तारीख को रिपोर्ट आई, पॉजिटिव आई जी। जी। उसके बाद जी मुझे तकलीफ सी रही, छाती में दर्द और बलगम सी निकलती रही। उसके बाद शरीर ऐसे हो रहा जैसे टूटा हुआ। फिर जी मैंने कराया कि अपना 17 तारीख को जी, उसमें भी पॉजिटिव आई जी। जी। उसके बाद फिर मैंने अब कराया जी, 4 दिन हो गए जी टेस्ट कराया, उसमें मेरी नेगेटिव आई जी रिपोर्ट। अब मुझे रात को नींद नहीं आती और शरीर दर्द रहता है और सिर में चक्कर से आते हैं और कमजोरी इतनी है, मतलब चल नहीं पाता और सांस चढ़ता है जी। चलिए, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर कमल गेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमल गेरा जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। हाँ जी, ये जो चीजें बताई प्रेम जी ने, ये सारी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। जैसे कोविड तो होके चला गया, लेकिन अब जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन चल रही है, जैसे इन्हें नींद नहीं आ रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत लग रही है, ये सारी उसी में ही आती हैं। इसमें क्या करना होता है, ज्यादातर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन पेशेंट को घर पे चालू कर देते हैं। जैसे चक्कर आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए चक्कर की दवाइयां दे देते हैं। तो सारा सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट से इनका उपचार घर पे ही संभव है, अगर ये किसी डॉक्टर से आसपास मिलते हैं, किसी भी चेस्ट स्पेशलिस्ट से। ठीक है। अब जैसे बता रहे चक्कर आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा चक्कर आएगा और नॉर्मल सिम्टोमेटिक दवाइयों से ठीक नहीं होगा, तब हम सोचेंगे सीटी या एमआरआई करने की। अदरवाइज चक्कर आना कोविड के बाद काफी कॉमन रहता है और पेशेंट्स को घर पे वीकनेस भी जो रह रही है वो 2 से 3 महीने में रिकवर धीरे धीरे हो जाती है। डॉक्टर कमल गेरा जी, चूंकि इसी में एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सा हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स आप इसको कह सकते हैं कि या जो पोस्ट कोविड रिकवरी के जो मोड में होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। क्या इसका जो ट्रीटमेंट है इस पे भी किसी चीज़ पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लगातार मॉनिटर करना है। अगर लोग थकान महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, या फिर जैसा कि अभी प्रेम जी बता रहे थे कि उनको और भी तरह की दिक्कतें हैं, तो ये डॉक्टरी सलाह इसमें कब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताते चलें, क्योंकि कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं वो ये तो शिकायत कर रहे हैं कि उनका शरीर टूट रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन नजर किस चीज पर रखने की जरूरत है? देखिए, हमें नजर 3-4 चीजों पे रखनी है। या तो हमें वो सिम्टम्स आए जैसे ब्लैक फंगस वाले, वो सिम्टम्स जैसे कि हमारे इधर इस एरियाज में दर्द होना, या हमारी आंखों में दर्द होना, या आंखें थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाना, या हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये कुछ सिम्टम हैं। यहाँ पे रेडनेस आ जाना, अगर ये सिम्टम कुछ ऐसे आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि जैसे कि ब्लैक फंगस की तरफ जा सकता है पेशेंट। ओके। नाक से डिस्चार्ज आना ब्राउन कलर का। जी। ओके। जी जी। इसके अलावा हमें अपने ऑक्सीजन पे नजर बनाए रखनी है।
देखा गया कि 1 महीने बाद कोविड में ऑक्सीजन यूजुअली नहीं गिरता। अगर 1 महीने पेशेंट स्टेबल रह गया है तो उसके बाद ऑक्सीजन यूजुअली नहीं गिरता। लेकिन अगर उसके बाद भी ऑक्सीजन गिर रहा है तो उसका हमें ध्यान रखना है। कोई ज्यादा बुखार आए, बुखार कितने से ज्यादा, जैसे 100-101 डिग्री बुखार आ रहा है, या ज्यादा खांसी होने लग जाए, ये एटिपिकल सिम्टम्स है, मतलब ये अनयूजुअल चीजें हैं। अगर ये होती हैं तो मतलब समझ लो कि खतरा हो सकता है। जो यूजुअल सिम्टम्स हैं, जैसे कि ज्यादा थकान रहना, थोड़े बहुत चक्कर आ जाना, ये यूजुअल सिम्टम्स हैं। ये ज्यादातर सारे पेशेंट्स को हो रहे हैं। ये धीरे धीरे रिकवर करते हैं। जो खतरे वाली बातें हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स, ज्यादा बुखार आना, खांसी आना, या सांस में दिक्कत ज्यादा हो जाना। एक है कि चलने से थोड़ी बहुत सांस फूलना, चलने से थोड़ी बहुत जो सांस फूल रही है वो फूलेगी, 1-2 महीना फूल सकती है थोड़ी थोड़ी। बट ऐसा हो जाना कि जब पेशेंट बैठा हुआ है, वॉशरूम तक जा रहा है, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज कर रहा है, उसमें भी सांस फूल रहा है, तब प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए डॉक्टर नरेश जी, मैं आपके पास आ जाता हूं वापस। मुझे ये बताएं कि आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, किसी चीज़ पर आप कह रहे थे कि विशेष ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। जो बात आप बता रहे थे, थोड़ा कंटिन्यू करें इसको। जी, वो मेरा जो मेरा जो ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो मुद्दा है, उस पर मेरा ये कहना था कि हमारे यहाँ पे जो एकदम से कोविड का जो सेकेंड वेव आया, वो अनप्रिपेयर्डनेस जो थी, चाहे वो मेडिकल लेवल पे कहें, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे पब्लिक के लेवल पे, उसमें जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए जो सिलेंडर्स का भी अरेंजमेंट किया गया, वो कहीं न कहीं कबाड़ से, स्क्रैप से, कहीं इंडस्ट्री से जो मंगाए गए, उन सिलेंडर्स के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसे सिलेंडर्स भी काफी टाइम से जो इधर उधर पड़े थे, वो एक फंगल स्पोर्स का सोर्स हो सकते हैं, जिनके जरिए वो फंगस पेशेंट्स को जा सकता है। दूसरा मेरा ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए हम हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑक्सीजन यूज करते हैं, जिसको प्रिक्योरमेंट और जिसकी फिलिंग प्रॉपर एक स्टरलाइज वे में होती है। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जो उसके अंदर जो तरीके अपनाए गए थे फिलिंग के या प्रिक्योरमेंट के, वो मेडिकल ऑक्सीजन में स्टरलाइज तरीके से है। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ये इस तरह से ध्यान दिलाना चाहता हूं। चलिए, बड़ी बात डॉक्टर नरेश जी आपने उठाई है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रघुवीर जी, उनकी बात को भी सुनते हैं। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को दूसरा इंजेक्शन भी लग गया, 25 दिन हो गए हैं। क्या अभी मेरे को कोविड चेक करवाना चाहिए? वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन लगाया, दूसरी डोज लगी रघुवीर जी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वैक्सीन का लग गया है। पहले तो लगा था 22 मार्च को, दूसरा लगा था 20 अप्रैल को। 25 दिन हो गया। तो रघुवीर जी, आप चेक क्यों करवाना चाह रहे हैं? कोई सिम्टम्स हैं आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलिए डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दे दें इनकी बात का। देखिए रघुवीर जी, आपका अगर सिम्टम बहुत ही माइल्ड रहे थे, जैसे बोलते हैं माइल्ड कोविड इन्फेक्शन अगर आपको हुआ था और उसको 25 दिन बीत चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो भी साइंटिस्ट ने बनाई हैं, उसके मुताबिक आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे रिकवर्ड हैं, आपको कोई बुखार नहीं है 3-4 दिन से, आपको कोई ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जैसे जुकाम, पानी नहीं आ रहा, तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ओके। और रह गई बात वैक्सीन की, आपकी 2 डोसेस पूरी हो चुकी हैं, तो आपको अब तीसरी डोज की भी जरूरत नहीं है। वैक्सीन का मतलब ये है कि वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन वो होगा तो माइल्ड होगा। जरूरी, ज्यादातर केसेस में जो वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड हो रहे हैं, उसमें सिवियरिटी बहुत कम है, उन लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उन लोगों को आईसीयू की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो वैक्सीन लगाना अच्छा है। इन्होंने वैक्सीन 2 डोसेज लगा रखे हैं, तो इनको तीसरी डोज की जरूरत नहीं है। चलिए एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस ओपीडी में। क्या पूछना चाह रहे हैं यशपाल जी? हेलो यशपाल जी, आप सबसे पहले तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, आसानी रहेगी, और जो सवाल पूछना चाह रहे हैं सवाल पूछें।
चलिए, यशपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शकों से हम एक बार फिर से ये जरूर अनुरोध करेंगे कि अगर आप फोन कर रहे हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम उस समय कम रखें ताकि आपकी बात स्पष्ट तौर पर यहां पर आ सके और जो पैनल हमारे साथ मौजूद है वो आपकी बात का बेहतर जवाब दे सके। डॉक्टर नरेश जी, थोड़ा सा मैं और जानना चाह रहा हूं, ब्लैक फंगस को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्लैक फंगस पूरी तरीके से क्योर हो सकता है अगर इसको हम लोग अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, या फिर अगर जो सिम्टम्स आप अभी बता रहे थे इसको हम लोग अगर बारीकी से देखते रहें तो ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है? कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसको अर्ली पिक करना, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर कमल बता रहे थे कि जो हमारे मैक्सिलरी साइनस है, जो नाक के आसपास का एरिया होता है, आंख के आसपास का एरिया होता है, इस एरिया में पेन से शुरू होता है या हेडेक से शुरू होता है। तो अगर उस टाइम पे सिम्टम्स को अर्ली पिक करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका शुरू हो जाए तो इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अदरवाइज बहुत रैपिडली ये एकदम से डिजीज फैलता है और उसके बाद जितने भी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कहीं ना कहीं परमानेंट रिकवरी वाले नहीं होते। चलिए, हमारे साथ यशपाल जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी है ना वो टीबी की दवाई चल रही है कई महीने से जी, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर, ये पूछ रहा था। एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे यशपाल जी आप? मेरी जो टीबी की दवाई चल रही थी, बीपी की? टीबी टीबी की, ठीक है। तो इसमें वैक्सीन लगवा सकते हैं सर? चलिए, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दे दें। हाँ जी, टीबी की दवाइयाँ चल रही हैं। अगर आप टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका बुखार टीबी वाला बिल्कुल चला गया है, टीबी वाले सिम्टम्स सब खत्म हो चुके हैं, जैसे ज्यादा खांसी आना या बुखार आना वो खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आप 100% सेफ है, लगवा सकते हैं। अगर टीबी का बुखार आपका जा चुका है, टीबी की वो जो ज्यादा खांसी होती है वो सप्रेस हो चुकी है टीबी की दवाइयों से अब तक। ओके। चलिए, अब एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर कमल गेरा जी, मुझे ये थोड़ा सा और बताएं, चूंकि ब्लैक फंगस को लेकर के हम लोग लगातार जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड को लेकर के और खासतौर से अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी को कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो वो कुछ 4-5 दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस समय हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इसको खा लीजिए, आप इससे बचे रहेंगे। बचने की आवश्यकता किन किन चीज़ों से, और डॉक्टरी परामर्श के बिना कोई दवा ना खाएं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आप भी अपने माध्यम से बताते चलें तो लोगों को भी थोड़ी आसानी हो। किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल अभी रखना है? देखिए, पहला सिम्टम जब आया, मेरे कहने का मतलब है पहला लक्षण कौन सी डेट को चालू हुआ वो आपको ध्यान रखना है। जैसे गले में खराश, बुखार, ये कब चालू हुआ। ये जो पहले के 5 दिन है, इसमें वायरस क्या होता है, बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है। तो इन 5 दिनों में कोई भी डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं देता है पहले 5 दिनों में। ओके। तो इन 5 दिनों में कुछ दवाइयां चल रही हैं, ओवर द काउंटर ड्रग, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक। ओके। तो ये दवाइयां लोग ले रहे हैं। ये दवाइयां सारी एक्सपेरिमेंटल दवाइयां हैं जो कोविड में यूज हो रही हैं। इन दवाइयों को लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका कोविड कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता। इन दवाइयों के लेने के बावजूद भी आपका कोविड बहुत ही भयानक रूप ले सकता है 2nd और 3rd हफ्ते में। ये दवाइयां मेंट है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को थोड़ा बहुत कम कर सके। ये बस इंडिकेटेड है पहले हफ्ते में। ओके। जब दूसरा हफ्ता चालू होता है, मतलब 5 दिन के बाद जब 6ठा दिन चालू होता है, वो होता है डेंजरस वाला जोन। 6ठे दिन से लेकर 14 दिन तक होता है डेंजरस वाला जोन। इसी डेंजरस जोन में ऑक्सीजन गिरने लगता है। ऑक्सीजन ना गिरे तो 6ठे दिन से हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी को ज्यादा बुखार आए 6ठे दिन से, या ज्यादा खांसी बढ़ जाए, या सांस में दिक्कत हो, इसका मतलब आपका कोरोना जा रहा है आपके फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ, और आपको तुरंत चेस्ट वाले डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। 6ठे दिन से 7वें दिन से हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। अगर हम 6ठे 7वें दिन चौकन्ने रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत ही ना पड़े। ओपीडी में आए, स्टेरॉइड चालू करवाएं अगर ऐसी दिक्कत हो 6ठे 7वें दिन से डॉक्टर से मिलकर, और वो सिम्टम्स धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व कर जाएंगे 1 हफ्ते में।
अगर हम छठे दिन से 14वां दिन तक चौकन्ने रहेंगे अपनी बीमारी के लिए, तो ये बीमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। हम क्या करते हैं कि हम देखते रहते हैं कि ऑक्सीजन और कितना कम हो रहा है, 94 तक जा रहा है, चलो छोड़ो, अभी इतना कम तो नहीं हुआ कि हमें ऑक्सीजन लगाना पड़े। फिर हम 90 तक इंतजार करते हैं, तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है। 90 तक पहुंचने तक ऑलरेडी बीमारी फेफड़ों तक पूरी पहुंच चुकी है। अब दवाइयां हॉस्पिटल में जाकर ही इंट्रावीनसली बहुत ज्यादा दवाइयां देनी पड़ेंगी, तब जाके हमें उम्मीद रहती है कि हाँ, पेशेंट थोड़ा रिकवर कर सकता है। अगर पेशेंट छठे दिन से 14 दिन तक ही एकदम चौकन्ने रहेंगे, तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% एडमिशन हम रोक सकते हैं हॉस्पिटल में। चलिए, नवीन जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हैं हमारे साथ। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं फरीदाबाद से नवीन शर्मा बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने जैसे कोविशील्ड की एक डोज ले ली है, तो फिर अब आगे हमें कोविड के सीवियर होने के या फिर मॉडरेट होने के कितने चांसेस? डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जवाब दें। देखिए, क्या होता है कि सिंगल शॉट से वैक्सीन के पहले बात तो 14 डेज के बाद उसमें इम्यूनिटी आनी शुरू होती है, और जो रिपोर्टेड है वो 40 to 60% के करीब इम्यूनिटी रिपोर्टेड है कि सिंगल शॉट से वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है। बट मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की पैंडेमिक वेव अभी चल रही है, इसमें ये 40 to 60% जो इम्यूनिटी प्रोटेक्शन है, ये काफी कम है। हम बहुत ऐसे केसेस देख रहे हैं जिनको डबल दोनों वैक्सीन शॉट्स लग गए, उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको उसके साथ कोविड डिजीज भी हो रहा है और एडमिट भी हुए। तो इसलिए इनको यही एडवाइस है कि अपनी सेकंड डोज भी लगवाएं। ठीक है। चलिए, डॉक्टर नरेश जी, मुझे एक चीज़ और बताएं, क्योंकि ब्लैक फंगस पर जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो इसमें ख़ास तौर से क्या जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये ज़्यादा क्रिटिकल है, या उनको ही इफेक्टेड कर रहा है, या कुछ और भी अगर आप लोग पहले से कोई डिजीज़ अगर आपके अंदर है तो उनको भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है? थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक समझाएं। और क्या शुगर ज़्यादा बढ़ा होना ही इस बात का संकेत है कि ये ब्लैक फंगस की ओर इशारा हो सकता है? देखिए, क्या है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जैसे ही आपके शरीर की इम्यूनिटी नीचे जाए और आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े। तो इम्यूनिटी अगर आपकी डाउन है, वो दूसरे कारण से भी हो सकती है। कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का है, कोई हाइपरटेंशन का है। तो ये कैटेगरी है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। उसके बाद क्या होता है कि मान लो पेशेंट को स्टीरॉइड चला, तो स्टीरॉइड के दौरान भी शुगर बढ़ जाती है, तो उस टाइम भी शुगर का ध्यान रखना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। पर अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, उसके अंदर शुगर के फ्लक्चुएशन या शुगर का राइज होना वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वो पेशेंट इसमें काफी हाई रिस्क कैंडिडेट्स माने गए हैं, जिनको ब्लैक फंगस का डर रहता है। चलिए, इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झज्जर से रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी। ये सलाह लेना चाह रहा हूँ कि जो आर फैक्टर पॉजिटिव हो वो भी वैक्सीन लगवा सकता है, उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दें। अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन आरए फैक्टर पॉजिटिव है, बट ये बात आपको अपने जो प्राइमरी डॉक्टर हैं, जो भी आपके रिमेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर लेना चाहिए कि मेरी डिसीज इस समय काफी बढ़ी हुई नहीं है, डिसीज को थोड़ा सा इनएक्टिव होना पड़ेगा, तब आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है जो इन्होंने बताई है, जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है। अगर ये बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इनको, तो ये आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलजीत से। बलजीत हमारे साथ जुड़े हुए जींद से। बलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार बलजीत जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये 1 महीना हो गया जी, जब कोरोना के लक्षण थे, टेस्ट तो करवाया नहीं। तो अब महीने के बाद भी मीठा मीठा बलगम सा छाती में, फेफड़ों में थोड़ा कहीं कहीं दर्द हो जे है, और सांस भी कुछ थोड़ा थोड़ा फूलता है। इसके लिए क्या करा दीजिए? डॉक्टर नरेश जी, जवाब दें। हाँ, इनके लिए सबसे पहले बल्कि जी को ये हिदायत है कि ये कम से कम अपने बेसिक टेस्ट, जिसके अंदर एक एक्सरे टेस्ट होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, ये सीआरपी होता है, वो टेस्ट कम से कम अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाके करवाएं और उनको अपना चेकअप कराएं। क्योंकि जब तक हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि पेशेंट की इन्फेक्शन की सीवियरिटी क्या है या उसके सिम्टम्स क्या है,
जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स और विद टाइम बहुत मैटर करता है कि आपका पहला लक्षण कब शुरू हुआ और आप कौन से समय पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ये इस चीज के ऊपर ही सारा ट्रीटमेंट बेस करता है। जी। एक दर्शक और हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं जींद से, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरे को ना सांस की तकलीफ रहती है और मैंने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद सांस मैं सही पूछ रहा हूँ। मेरा नाम हाँ जी। अशोक जी, सांस की तकलीफ पहले से ही थी कि वैक्सीन के लगने के बाद आपको हो रही है? मैं पहले थी जी सर। डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दे दें। क्या पूछना चाह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, सांस की तकलीफ उनको बनी हुई है लगातार, और अभी भी कह रहे हैं कि सांस की तकलीफ है उनको। कोई बात नहीं, जो सांस की उनकी बीमारी पहले से चल रही है, जैसे कि दमा या सीओपीडी, ऐसी कोई भी बीमारी उनको पहले से चल रही है, वो सिर्फ उनका उपचार करें। ये वैक्सीन वाला जो इफेक्ट है ये 1-2 दिन के लिए रहता है। उनसे बोलिए अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और ये जो सांस की दिक्कत है इसको चेक करवाएं। कई बार क्या होता है कि हमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन पहले से चल रहा होता है, मतलब बिना किसी लक्षण वाला कोविड इन्फेक्शन चल रहा होता है हमें पहले से। वो जैसे ही वैक्सीन लगाते हैं वो उससे एकदम क्लियर अप हो जाता है। मतलब जिस कोविड इन्फेक्शन में मानिए कि एक पेशेंट है और उसको कोविड इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक वाला चल रहा है, बिना किसी लक्षण वाला, और वो एक दिन जाता है और वैक्सीन लगा लेता है। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, कोविड के लक्षण एकदम से आ जाते हैं काफी पेशेंट्स में। तो वो उन्हें जाकर अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है और देखना है कि कहीं कोविड वाले लक्षण तो नहीं आ गए उनमें। ऐसा काफी पेशेंट्स के साथ हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन के बाद ही हमारी दिक्कत बढ़ रही है। वैक्सीन के बाद दिक्कत नहीं बढ़ रही, वैक्सीन से वो जस्ट फ्लेयर अप हो रहा है। वो जस्ट जो इन्फेक्शन पहले से चल रहा है 2-3 दिन पहले से, वो बढ़ जाता है वैक्सीन से। उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो उनको ये जाके डॉक्टर से जरूर मिलना है कि ये देखिए, मेरा चेक कराइए आरटीपीसीआर, कहीं ये इन्फेक्शन तो क्लियर अप नहीं हो गया। वैक्सीन का साइड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन रहता है। जी जी जी। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमन बहादुरगढ़ से। अमन, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्कार जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक हफ्ते पहले वैक्सीन की डोज लगवाई थी, लेकिन उससे अभी तक बुखार भी नहीं उतर रहा है और पूरा बॉडी पेन हो रहा है। इसका जन उपाय? डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जवाब दे दें। देखिए, इसमें अगर वैक्सीन के बाद लगातार 1 हफ्ते से चल रहा है तो इनको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट और बाकी चीजें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन वक्त जो फीवर होता है वो मैक्सिमम 48 to 72 आवर्स तक ही रहता है, 2 से 3 दिन तक। अगर उसके बाद भी ये परसिस्ट कर रहा है तो इसमें सस्पेक्टेड कोविड भी हो सकता है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। हंसराज जी भी हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं बहादुरगढ़ से। हंसराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जी, मैंने 1 महीना हो लिया, मेरे मतलब सर में दर्द रहता है, वैसे बुखार फटूर है भाई, और परेशानी सी रहती है सर, बताओ कुछ। और कोई तकलीफ है आपको? डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दें। क्या बता रहे हैं? 1 महीना हो गया, सर में दर्द रहता है? हाँ, सर में दर्द है और तकलीफ है इनको सर दर्द की। मतलब कोविड के बाद 1 महीने से। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, कोविड के बाद ये लक्षण जैसे हल्का फुल्का सर में दर्द रहना 15-20 दिन 1 महीने तक खिंच जाता है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, स्पेशली आंखों के पीछे दर्द है, तब हमें पड़ता है कि सीटी या एमआरआई हम करा सकते हैं एक डॉक्टर से मिलकर। अगर हल्का फुल्का दर्द है, ये धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स का। अगर कभी ज्यादा दर्द लगे तो डोलो जैसी दवाई का यूज कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर ड्रग है, जैसे कि पैरासीटामोल। ठीक है। और अगर इनको ज्यादा ही दर्द हो रहा है या आंखों से धुंधला दिख रहा है, तब हम सोच सकते हैं कि कोई ब्लैक फंगस वाला फीचर तो नहीं है। ओके। जैसे ये बता रहे हैं हल्का फुल्का दर्द रहता है, वो ज्यादातर पेशेंट्स में रह रहा है। अगर इन्हें ज्यादा ही परेशान कर रहा है वो दर्द, तब हम इवेल्युएट कर सकते हैं ब्लैक फंगस के तौर पे। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ रहे हैं इस बीच। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरी मिसेज है, उनके 6 या 7 साल हो गए, तो उनका फेफड़ा एक साइड का डैमेज है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यू। और वैक्सीन लगवाऊं या नहीं लगवाऊं मिसेज के?
डॉक्टर नरेश जी इनकी बात का जवाब दें, प्रदीप जी की बात का। देखिए वैक्सीन ना लगाने की जो वजह है, उसमें सबसे पहली एक चीज है, जैसे अभी तक प्रेग्नेंट या बच्चों में या कोई एक्यूट डिजीज हो, कि अगर अभी जो भी इनको फेफड़े की प्रॉब्लम की वजह से अगर इनको कोई बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है या सांस में दिक्कत अभी है, तो इनको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन अगर इनकी जो लंग्स की डिजीज है वो वैसे सेटल्ड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम पहले से लंग कॉम्प्रोमाइज है, कुछ टैबलेट्स ले रहे हैं, मेंटेनेंस ड्रग ले रहे हैं, तो उसमें वैक्सीन लगवाने में कोई मनाही नहीं है, डेफिनेटली वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक और दर्शक जीन से हमारे साथ इस बीच अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका भी, क्या पूछना चाह रहे हैं? अरुण जी आप सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। जी जी अरुण जी सवाल पूछें अपना। सर मुझे है ना पीसीएम का, हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। जी 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 सर मुझे पीसीएम का, मेफ्टाल का, मेफनिक एसिड का और सिफ्लो का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है सर, एलर्जी है सर, क्या मैं ये लगवा सकता हूँ कोवैक्सीन? बढ़िया सवाल है, डॉक्टर कमल गेरा जी जवाब दें। देखिए जो एलर्जी अगर बहुत ज्यादा है किसी चीज से, तब यूजुअली देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को उनके जो प्राइमरी डॉक्टर है जो उनको मैनेज कर रहे हैं इन एलर्जीज के लिए, वो यूजुअली मना करते हैं कि ऐसी वैक्सीन ना लगवाएं। लेकिन देखा गया है कि अगर ऐसा कोई भयानक रिएक्शन इन्हें पास में नहीं हुआ है, भयानक रिएक्शन मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन होता है एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस अगर इनको नहीं हुआ है पास में ऐसी चीजों से, तो ये जा सकते हैं वैक्सीन के लिए। लेकिन जो इनके प्राइमरी डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको पूरी हिस्ट्री पता होगी, पूरी सब कुछ इनका पता होगा कि पहले कैसे रिएक्ट कर चुके हैं ये इन दवाइयों के लिए, उनका परामर्श बहुत जरूरी है। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ये भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इनकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री हो कि इनको ऐसा कोई भयानक एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। हल्का फुल्का एलर्जिक रिएक्शन तो काफी लोगों को रहता है, जैसे शरीर पे हल्के फुल्के दाने आ जाना, इचिंग हो जाना, लेकिन मेरा भयानक एलर्जिक रिएक्शन से कहने का मतलब है कि सांस में एकदम से दिक्कत आ जाना, मुंह पूरा सूज जाना, वैसा अगर नहीं हुआ है तो ये अपने प्राइमरी डॉक्टर के परामर्श से वैक्सीन लगवा पाएंगे, जहां तक मेरा आइडिया है। चलिए इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ झज्जर से जुड़ रहे हैं, मुकेश जी हैं हमारे साथ मौजूद। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी सर मेरे को 16 अप्रैल को मैंने जी सर जी नमस्कार जी 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 मुकेश जी सर मैंने 16 अप्रैल को वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई सर। तो मेरे को डायबिटीज भी, हार्ट का पेशेंट भी, और अब मैं आप मुकेश जी आपका सवाल समझ में नहीं आया, आप डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट हैं, आपने वैक्सीन लगवाई है, पूछना क्या चाह रहे हैं? चलिए मुकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, सवाल उनका अधूरा ही रह गया। डॉक्टर नरेश जी एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, चूंकि वैक्सीन को लेकर के बहुत सवाल हैं, लोग लगातार वैक्सीनेशन को लेकर ही पूछ रहे हैं, तो मोटा मोटी मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा बताते चलें कि वैक्सीनेशन सभी को करवाना है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है वैक्सीनेशन करवाने अगर आप जा रहे हैं? देखिए अभी तक जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनके लिए जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन या जिनमें अभी इस्तेमाल नहीं करना है, वो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर कोई एक्यूट इलनेस में है। एक्यूट इलनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे पेशेंट है, उसको कोई बीमारी पहले से चल रही है और वो बीमारी की तीव्रता अभी बढ़ी हुई है, यानी कि उस बीमारी के जैसे अगर कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे एक टीबी का पेशेंट बात कर रहा था कि टीबी है, कि उसको टीबी की वजह से अभी तेज बुखार आ रहा है, उसको खांसी ज्यादा है, तो ये जो अवस्था होती है इसको हम एक्यूट इलनेस बोलते हैं। जी जी। तो इस कोई भी डिजीज की एक्यूट इलनेस एक बार निकल जाए, उसके बाद जब वो मेंटेनेंस पे आ जाता है, मतलब जो घर की दवाइयां जैसे डॉक्टर लिख के देते हैं कि खाते रहना, तो उस अवस्था में तकरीबन हर डिजीज में ये वैक्सीन लग सकती है। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके माध्यम से और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम ब्लड थिनर खा रहे हैं, हम एंटीप्लेटलेट ड्रग खा रहे हैं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे को हार्ट डिजीज का स्टेंट डला हुआ है, और उनका क्वेश्चन रहता है कि वैक्सीन लगवाने से पहले मैं दवा बंद करूं या न करूं। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताना चाह रहा हूँ
कि जो भी पेशेंट किसी भी डिजीज के लिए कोई भी दवा खाना है, ये केवल हार्ट के लिए नहीं है। थायराइड पेशेंट होते हैं, अल्ट्रोक्सिन खाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, ब्लड प्रेशर वाले अलग दवाइयां खाते हैं, सबको अपनी दवाइयां रेगुलर लेनी है, इवन ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन एंड आफ्टर द डे ऑफ वैक्सीनेशन। जी जी। रेगुलर रूटीन में दवा जैसे पहले लेते आ रहे हैं वैसे दवा लेते रहना है। चलिए, ये जानकारी आपने अच्छी दी है। एक अनीता जी भी हमारे साथ दर्शक गोहाना से जुड़ चुकी हैं इस बीच। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रही हैं? जी। मेरे बहन है, उनके हस्बैंड है जी, वो कोविड पॉजिटिव है जी, और वो 8 दिन से हॉस्पिटल में है जी। तो उनका वो थे तो वो इंजेक्शन लग लिए जी उनको, और प्लाज्मा भी चढ़वा दिया जी। लेकिन अब तक वो पूरा आराम नहीं बता रहे जी, वो कह रहे हैं भी सांस में अब भी दिक्कत है। चलिए अनीता जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दे दें। देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि इनके मरीज एडमिट है 8 दिन से, तो 8 दिन से एडमिट है तो प्रोबेबली जरूर इनका ऑक्सीजन कम रहा होगा, तभी ये एडमिट रहे होंगे। दूसरा, इन्होंने बताया 6 इंजेक्शन लग चुके हैं, 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के लग चुके होंगे। अब इनका दिक्कत हो रहा है कि इनको आराम नहीं लग पा रहा है। जब एक बार बीमारी बढ़ जाती है तो आराम लगने में बहुत टाइम लगता है। 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के कोई रामबाण नहीं है कि हमने दे दिया और पेशेंट ठीक हो गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले के लक्षण चालू होने के 10 दिन के अंदर लगने होते हैं। अगर वो 10 दिन के बाद लग रहे हैं तो उनका इतना कोई अच्छा प्रभाव नहीं रह जाता। अभी उनकी बीमारी कितनी है, सीटी स्कैन चेस्ट में कितना फैला हुआ बीमारी है वो जानना जरूरी है। उनको अभी स्टेरॉइड्स की कितनी आवश्यकता है वो जानना जरूरी है। उनको अभी कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो जानना जरूरी है। ये सारी चीजें जाननी जरूरी हैं। और 8 दिन में जब क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको 8 दिन में तो कम से कम इतना आराम नहीं लग पाता। ज्यादातर लोग जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है वो 20-25 दिन भी रहकर जाते हैं हॉस्पिटल में, तब उनको जाकर इतना हो पाता है कि वो घर पे जाकर रह सके। तब भी उनका ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है और उनको सांस थोड़ा थोड़ा फूलता रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉस्पिटल बेस पे ही मतलब चल पाएगा इन पर। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, चंद्रमुखी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ से। चंद्रमुखी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? चंद्रमुखी जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं उसका पति बोल रहा हूँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, उनको थोड़ा फीवर है और उनकी जो वो है तो ऑक्सीजन वो 80 के लगभग है। कितना है ऑक्सीजन? 80 है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 80 है, अभी घर पर हैं? हाँ जी, घर पर है। डॉक्टर नरेश जी, जवाब दें। जी, देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन जो 80 है वो ऑन एयर है या विद सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है? चंद्रमुखी जी, क्या आप जवाब दे पाएंगे कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है या बिना ऑक्सीजन लगे ही उनका लेवल बता रहा है? नहीं जी, ऑक्सीजन लगा नहीं है, वैसे ही है 80। कब से है उनको? देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं, 10 दिन से बुखार था। जब से बुखार है तब से उनका ऑक्सीजन लेवल 80 है? हाँ जी। डॉक्टर नरेश जी, देखिए इनको जो ऑक्सीजन लेवल, क्या मैं जवाब दूं? जी जी जी। हाँ, देखिए, जो इनको ऑक्सीजन लेवल इन्होंने बताया 80 है और 10 दिन से बुखार है, तो इसका मतलब डेफिनेटली पेशेंट सेकेंड वीक में है या थर्ड वीक में, और इसके लंग्स के अंदर कोरोना जा चुका है। तो पहली बात तो इनको घर पे नहीं रहना चाहिए 80 लेवल के साथ, डेफिनेटली हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और जो भी टेस्ट हैं उनको करवा के, जैसे HR CT स्कैन वगैरह करा के डॉक्टर्स की राय के हिसाब से हॉस्पिटलाइज होकर एडमिट ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इनको यही सलाह है कि ये पास के डॉक्टर के पास जाएं और एडमिट होकर ट्रीटमेंट कराएं। चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ रणवीर जी जुड़ रहे हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी, 44 दिन हो गए जी वैक्सीन लिए जी। ये
चलिए, रणवीर जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से दर्शकों से हम ये अनुरोध कर दें कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कृपया थोड़ा सा कम रखें ताकि आसानी हो और आपकी आवाज़ भी इको ना हो और आप पूछ पाएं आप जो सवाल डॉक्टर से पूछना चाह रहे हैं। कमल गेरा जी, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था आपसे, चूंकि ये जो वैक्सीन को लेकर के बार बार जो सवाल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल किसी चीज़ को लेकर के हम लोगों को रखना है, बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, या फिर नॉर्मली जो बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है तो आप इजीली जा सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन करवाएं जहां भी अवेलेबल है? देखिए, मेरा आइडिया इसमें यही है कि जैसे अभी जो सेकंड वेव आई थी, इस सेकंड वेव में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनका सबका यही कंप्लेंट था कि वैक्सीन लगवाया तभी से बुखार चालू हुआ। उनके मन में धारणा ऐसी बन गई थी कि वैक्सीन से कोविड हो गया। वैक्सीन से कोविड होना संभव नहीं है। वैक्सीन से जो पहले, वैक्सीन लगवाने से पहले जो कोविड के थोड़े बहुत लक्षण या बिना लक्षण वाला जो कोविड चल रहा था वो बढ़ सकता है, उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। या दूसरी बात कि जब आप वैक्सीन लगवाने गए उधर से आपने कोविड एक्वायर कर लिया, जहां जिस सेंटर में गए जहां पे भीड़ थी वहां से कोविड एक्वायर कर लिया। वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट वैक्सीन से कोविड होना असंभव है। तो जब भी आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो पहले इंश्योर कर लें कि आपके घर पे कोई कोविड पेशेंट तो नहीं है। अगर आपके घर पे कोई कोविड पेशेंट है तो अपना कोविड-19 RT-PCR कराएं, भले ही आपको कोई लक्षण ना हो। अगर RT-PCR नेगेटिव आता है तभी आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन में मान लो अगर आपके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है और आपको कोई सिम्टम नहीं है और आपने अगर वैक्सीन लगवा ली तो प्रॉब्लम ये है कि आपके वो सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जैसे ज्यादा बुखार आना, खांसी आना, सांस में दिक्कत हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स आपके आ सकते हैं। तो सभी से ये अनुरोध है कि पहले ये इंश्योर कर लें कि वो नेगेटिव ही हैं, उनके घर पे कोई ऐसा पेशेंट नहीं है और उनको हल्के से भी ऐसे कोई लक्षण नहीं है जो कोविड-19 की तरफ इशारा करें। और दोनों ही वैक्सीन, कोविशील्ड और कोविवैक्सीन, एकदम सेफ है। अगर हम जैसे जिन लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, हमारे पास डॉक्टर्स भी एडमिट होते हैं, तो जिन डॉक्टर्स ने ये वैक्सीन लगवा रखी थी, हमने सबसे बात किया, उनको काफी कम मात्रा में इन्फेक्शन हो रहे हैं। मतलब इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन उनको सिम्टम्स बहुत कम है, जैसे हल्का फुल्का बुखार आया, हल्की फुल्की खांसी हुई, जो कि 2-3 दिन में ठीक हो गई। जिन डॉक्टर्स ने, जिनकी वैक्सीन छूट गई, जिन हेल्थ केयर पर्सन की वैक्सीन छूट गई, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। एक तो उनको हाई रिस्क में रहना पड़ रहा था हॉस्पिटल में और ऊपर से उनके इन्फेक्शन से बेर हो गए थे। अब मैं यही चाहता हूं कि जो सेकेंड वेव के बाद जैसे ही सबको मौका मिलता है वो टाइम से अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि अगर कोई थर्ड या फोर्थ वेव आती है उसके लिए हम सारे तैयार रह सकें। चलिए जी, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बीच, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं संजीव जी? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी जी, संजय जी बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, पूछना चाहते हैं कि कई दिन से मदर बीमार है। हाँ जी, और मेडिसिन भी चल रही है, कोई फर्क नहीं लग रहा। सब टेस्ट करवा लिया हमने। किस तरीके से, मतलब क्या बीमारी है, कुछ आप थोड़ा सा बताएं। बुखार है, कोविड के सिम्टम्स हैं, कितने दिन से बीमार चल रही हैं, क्या डॉक्टर की परामर्श से आप उनको दवाइयां दे रहे हैं? क्या तकलीफ है, एक बार फिर से बताएं संजय जी। 15 दिन से बीमार चल रहे हैं, टाइफाइड है और कोरोना का भी टेस्ट करवा लिया, कुछ भी नहीं है। तो कोरोना का टेस्ट क्या आया? रिपोर्ट नेगेटिव है? नेगेटिव। तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर नरेश शर्मा जी जवाब दें। देखिए, पहली चीज तो इनका जो जैसे मदर है वो कहाँ पे एडमिट है, किन सिम्टम्स से वो वहां पे एडमिट है, इस पे मैटर करेगा। दूसरी बात मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोविड का टेस्ट नेगेटिव है और सिम्टम्स कोविड के हैं तो भी हमें कोविड के उस पे ही हमें प्रोटोकॉल पे ट्रीटमेंट करना होगा। बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं, अंदाजा 30 to 40% केसेस में कोविड का जो RT-PCR टेस्ट सबसे जैसे जिसको कंफर्मेटरी माना गया उसके अंदर भी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन पेशेंट को कोविड होता है। तो ये पार्ट भी हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इनकी जो मदर है वो जहाँ पे एडमिट है उसके सिम्टम्स हैं उसको जान के थोड़ा सा बेहतर बताया जा सकता है।
चलिए, चरखी दादरी से ओम प्रकाश जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैंने 2 वैक्सीन लगवाई थी, 2 टीका, उसके बाद मेरे सर में दर्द रहने लगा जी। कोवैक्सीन लगवाने के बाद सर में दर्द हो रहा है? हाँ, सर में दर्द रहने लगा। जी, कब लगवाई थी आपने? मैंने 1 महीना 2 महीना हो गया जी, दूसरी वैक्सीन का भी 2 महीना हो गया। दूसरी डोज लगे हुए भी 2 महीने हो गए। डॉक्टर कमल गेरा जी, जवाब दें। नहीं, कोवैक्सीन से अगर ऐसे सर में दर्द हो रहा है, इतने 1-2 महीने तक सर में दर्द नहीं रह सकता। ये इनका इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकता है कि इनका सर में दर्द रह रहा है, लेकिन वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो 2-2 महीने के लिए खिंच जाए। जैसे हम कोई दवा लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट 1 या 2 दिन ही रहता है ना, तो ऐसे ही वैक्सीन का है, वही 2 से 3 दिन साइड इफेक्ट जरूर रह सकता है। ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। ये मिले अपने डॉक्टर से और सर दर्द का कारण ढूंढे, वैक्सीन कारण नहीं हो सकती 2-3 महीने सर दर्द का। एक और दर्शक हमारे साथ विक्रम जी जुड़ रहे हैं महेंद्रगढ़ से। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं विक्रम जी? सर, पहली वैक्सीन मैंने लगवा ली है और उसके बाद क्या ना, खांसी नहीं जा रही मेरी। विक्रम जी, एक बार सवाल फिर से दोहराएं। पहली वैक्सीन लगवा ली है सर मैंने, और उसके बाद खराश नहीं जा रही गले। उसके बाद क्या लगवा ली है? गले में खराश बता रहे हैं वो। गले की खराश। गले की खराश नहीं जा रही। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जवाब दें। देखिए, दोबारा से बात वही है कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड लगी हो या कोवैक्सीन लगी हो, वैक्सीन से जैसे आमतौर पे कुछ टैबलेट या इंजेक्शन लेने से रिएक्शन होता है, वो 48 से 72 घंटे मैक्सिमम वैक्सीन से हो सकता है। अगर हम ये माने कि इनको जो खराश हुई होगी, वो खराश अगर वैक्सीन से होती तो 48 या 3 दिन ही रहती। तो अभी जो इनको खराश इतना लंबे समय तक चल रही है, तो उसके लिए और कारण हो सकते हैं। ये अपने ईएनटी, नाक कान गले का चेकअप कराएं, फिजिशियन को दिखाएं, कुछ में कुछ और कारण मिलेगा और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नरेश शर्मा जी, चूंकि बार बार यहाँ पर इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, चूंकि कॉमन प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद उनके अंदर किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वो बता दें ताकि लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएं कि ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा हो सकता है 1-2 दिन तक अगर है तो। देखिए, अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं अभी तो, क्योंकि पैंडेमिक वेव चल रहा है, अगर नॉर्मल डेज में जैसे पहले वैक्सीन जो लगवा के आ रहे थे, तो सिम्टम्स जो आते थे, या तो इंजेक्शन साइट पे पेन होता था, या हल्का बुखार आता था, बॉडी एक हो सकता था, हेडेक हो सकता है। जी। ये 4 सिम्टम्स यूजुअली इसमें आते हैं, और वो पैरासीटामोल की टैबलेट लेने से या और दूसरा कोई टैबलेट लेने से जो इस तरह का सिम्टोमेटिक हम देते हैं, वो यूजुअली 2-3 दिन में सिम्टम क्लियर हो जाता है। अभी लेकिन जो ज्यादातर केसेस वही, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर जगह जगह हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जहाँ पे भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वहां पे पब्लिक इतना ज्यादा वहां पे इकट्ठा होना, उससे जो एयर के थ्रू जो स्प्रेड है, उसके जरिए भी लोग वहां पे वहां से वायरस को अपने कंटामिनेशन उनका हो रहा है, वो कैरी करके इन्फेक्शन को लेके आ रहे हैं, या ऑलरेडी क्योंकि पैंडेमिक में तकरीबन हर घर पे कोरोना पहुंच गया, जो घर से बाहर निकला वो कोरोना घर पे लेके गया है। ऑलरेडी कोई पेशेंट उनके घर पे है, उससे वो कैरी कर रहा है, फिर वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन लगवा के थोड़ा सा एकदम से जैसे उसको 1-2 दिन बाद नोटिस हुआ, तो इस तरह के ज्यादा केसेस हम देख रहे हैं ओपीडी में या हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं। पर आम तौर पे वैक्सीन के सिर्फ वही 3-4 इफेक्ट्स होते हैं जो मैंने बताया, साइड इफेक्ट, हेडेक, हल्का फीवर, बॉडी एक, या इंजेक्शन साइट पे पेन आना। डॉक्टर कमल गेरा जी, मुझे एक चीज़ बताएं, चूंकि इस बीच कई ऐसे लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है जिन्होंने पहली डोज ली थी और उसके बाद जो बीच का टाइम पीरियड था उसमें वो कोविड पॉजिटिव हो गए। अब उनके मन में सवाल ये है कि अब नेगेटिव होने के बाद कितने दिन तक का जो फेज़ है उसमें उनको ये वैक्सीन ले लेना ज़रूरी है, या कितने दिन तक अगर वो ना लें तो भी चलेगा? थोड़ा सा ये वाली जो सिचुएशन इसको क्लियर करें, या फिर दोबारा से दोनों डोज उनको लेनी पड़ेंगी क्योंकि बीच का जो फ्लो था वो टूटा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए? इस ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उन्हें दोबारा से दोनों डोसेज लेने की जरूरत नहीं है। जब उनका कोरोना पॉजिटिव जो उनका स्टेटस है, जब वो रिकवर्ड हो जाएंगे, उसके 14 दिन बाद वो दूसरा डोज अपना लगवा सकते हैं।
और उसमें दोनों डोसेज लेने की जरूरत नहीं है। और आजकल वैसे भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, 12 से 16 हफ्ते इंटरवल कर दिया है उन्होंने दोनों डोसेज के बीच में, जो कि पहले 4 हफ्ते हुआ करता था। आजकल वो प्लान कर रही है उसको 12 से 16 हफ्ते करने के लिए। तो ये जो दूसरी डोज जो एक्ट करती है, ये जस्ट एज अ बूस्टर एक्ट करती है। आपने एक बार पहले लगवा लिया तो दूसरी डोज एज अ बूस्टर एक्ट करेगी, चाहे हम इसे 16 हफ्ते तक लगाएं या उसके बाद भी लगाएं, चाहिए एक ही डोज। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों डोज फिर से कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स आपको एक ही डोज का करना पड़ेगा, दोबारा से एक ही डोज लगवानी पड़ेगी, लेकिन रिकवरी के 14 दिन बाद, कोरोना पॉजिटिव की रिकवरी से 14 दिन बाद आप उसको लगवा सकते हैं। रिकवरी मेरे कहने का मतलब है रिकवरी उस सेंस में कि कोई बुखार नहीं आ रहा, कोई ज्यादा खांसी नहीं है, कोई ज्यादा सांस में दिक्कत नहीं है, तब उसे हम बोलते हैं कि हाँ ये पेशेंट रिकवर्ड है। उनके लोकल डॉक्टर उन्हें बोल देते हैं कि हाँ अब तुम रिकवर्ड हो कोरोना से, उसके 14 दिन बाद तक रुकिए और आप वो दूसरी डोज आराम से लगवा सकते हैं। कोई दोबारा 2 डोसेज का कोर्स करने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल गहरा जी अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और डॉक्टर नरेश जी आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।